स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज और आपकी जोरदार प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो बच्चों, आज करना क्या है कि मैं आपको डेली 12 क्वेश्चन लेके तो आता ही हूं और आप भी ना कागज और पेन लेके बैठा करिए कि आप कितने क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं। तो अच्छा ही होगा जितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि 12 में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए, जो भी आपका स्कोर रहता है जरूर बताया करें। और 12 में से 12 ही रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप तो मेरे साथ तैयारी करते रहिए और जैसे जैसे ही आप सीरीज को ज्वाइन करते जा रहे हैं, सीरीज जैसे जैसे आपकी ज्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे आपका मैथ का जो है लेवल भी बहुत अच्छा होता जा रहा है और आने वाले एग्जाम में जरूर आप धमाल मचाने वाले हैं मैथ वाले पोर्शन में। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही कर लिए थे, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से सीखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। प्रेक्षण 76, 83, 30, 11, 81, 52 और 18, 34, 84, 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में आया हुआ था, अब आएगा आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो माध्यिका सबसे पहले हम समझ लें माध्यिका क्या होती है। किसी भी जो आपको ये सीरीज देख रही है उसमें ठीक बीचों बीच की वैल्यू ही होती है आपकी माध्यिका। अब आपको करना क्या है कि या तो आपने आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से किसी भी क्रम में एक सीक्वेंस में जमा लें और ठीक बीचों बीच की वैल्यू को बता दें, वही होगी आपकी माध्यिका। तो मैं इसे बढ़ते क्रम में जमाता हूं, यानी सबसे पहले हम क्या लिख लें, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना है 11, आप भी बताते जाएं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 11, उसके बाद आ जाएगा अपना देखो 18, 18 हो गया, फिर कौन है 34 है, जो ये है, और तो यहाँ जाएगा देखो 27, 27 हो गया। 27 के बाद कौन आएगा इसी क्रम में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 34 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। 30, 34 हो गया, 35 हो गया, है ना। अब कौन बचा है भाई, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना ये 52, 52, उसके बाद आ जाएगा अपना 52 हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया, फिर कौन है भाई, ये देखो 76 आ जाएगा यहाँ पे, 76 हो गया, फिर उसके बाद देखो 81 आ जाएगा, 76 भी हो गया, 81 भी हो गया, फिर कौन आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे 83 आ जाएगा, 83 भी हो गया ये, फिर 83 के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा अपना 84, 84 आ जाएगा। और एक बार आपको गिन लेना है कि कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या 11 संख्याएं आपने लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ लिख ली है। अब 11 में करना क्या है, ठीक बीचों बीच की वैल्यू आपको बता देना है। तो 11 में बीचों बीच की वैल्यू कौन होगी, 5 संख्याएं इस साइड आ जाएंगी, 5 संख्या इस साइड आ जाएंगी, तो ठीक बीचों बीच की वैल्यू बची 35, यानी 35 हमारा आंसर है, माध्यिका होगी 35, ठीक है ना। चलिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। दोस्तों आपको उसने बताया है संपूरक कोणों के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, जब दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री बन जाए उसे बोलते हैं संपूरक कोण। और पूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दो कोण को मिला के 90 डिग्री बन जाए उसे बोलते हैं पूरक कोण। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो संपूरक कोण यानी कि दो संख्याएं हैं, दो कोण हैं आपके पास और दोनों को मिला के हो जाना चाहिए 180 डिग्री। बात क्लियर है यहाँ पे। संपूरक कोण यानी कि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि दो कोण है, मान लीजिए दो कोण एक्स और वाई है, उनको मिला के बनाना है 180 डिग्री और उनका अंतर दे रखा है, यानी कि एक्स ऋण वाई दे रखा है, कितना दे रखा है 28 डिग्री, यहां जाएगा 28 डिग्री। तो आपको एक्स और वाई यानी कि छोटा और बड़ा कोण बताना है। तो भाई हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है,
हमें किसी भी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं आपको वो करना है। हमें दोनों कोणों का योगफल मालूम है। कैसे मालूम है? संपूरक कोणों का आपस में योग करेंगे आप तो होता है 180 डिग्री। और हमें दे रखा है इनका अंतर। क्या दे रखा है? इनका अंतर। तो आपको ये जो अंतर दिया है 28 डिग्री का अंतर दिया है, इसको निकाल के रख लेना है। तो 180 में से जब आप 28 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 180 में से 20 गया, आ गया अपना 160, 8 और गया तो बच गया यहाँ पे 152। कितना बच गया है? 152। और बस इस 152 को दो बराबर भागों में बांट देना है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 76 और यहाँ आ जाएगा 76। समझ रहे हैं ना? कोई विलोपन विधि नहीं करना है। दो संख्याओं का योगफल हो गया, दो कोणों का योगफल हो गया 180 डिग्री, और आपको अंतर बताएगा तो अंतर आपको निकाल के अलग रख लेना है। तो 180 में से 28 निकाल लिया, बच गया हमारा 152, और 152 को दो बराबर भागों में बांट दिया, 76 76। अब ये 28 जो आपने अलग से निकाल के रखा था किसी एक को दे दो। लो, दे दिया हमने किसी एक को, तो 8 6 14 हो गया, यहाँ 1 7 और 1 8 और 2 10, यानी 104 डिग्री है एक एंगल और दूसरा एंगल है 76 डिग्री। आपसे कौन सा पूछा है? छोटा। तो दोनों में छोटा कौन है? 76, यानी 76 डिग्री हमारा आंसर है। बड़ा पूछे तो बड़ा लिखा है 104 डिग्री। तो इस तरीके से करना है, किसी भी प्रकार का एक्स वाई नहीं लिखना है। आएगा जरूर, एनटीपीसी 2025 में आया था। चलिए, यदि 32,622 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? बहुत से बच्चे कहेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है, 9 से हम भाग दे देते और जो भी बचता तो हम बता देते। तो कर तो सभी लेंगे, लेकिन आप सही टाइम पर नहीं करेंगे इसे, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं मालूम है। आप इसमें टाइम दे देंगे, फिर किसी अच्छे क्वेश्चन में आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो टाइम कैसे मैनेज करना है? तो 9 की विभाजिता मालूम होनी चाहिए। 9 की विभाजिता मालूम होनी चाहिए। 9 से वह संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योगफल 9 से कटता हो, 9 से विभाजित होता हो। और अंकों के योगफल में आपको मालूम होगा कि अंकों के योगफल में 9 का काम नहीं होता, क्योंकि 9 कट जाता है 9 से। तो 6 और 3 हो गया कितना? 9, और 9 से 9 कट जाएगा तो बचा कितना? 2 2 4 2 6, शेषफल है 6। इस तरीके से आपको करना है। 9 की विभाजिता से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 9 की विभाजिता में कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ डिजिट का, अंकों के योगफल का। तो 6 और 3 9, तो 9 से 9 कट गया ना, बचा कितना? 2 2 4 और 2 6, यानी शेषफल बचेगा 6। इस तरीके से आपको इसे करना है। चलिए, एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। किसको पार किया है? सिग्नल को। किसको पार किया है? सिग्नल को। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जितने भी अभी टेस्ट सीरीज की है, इसमें जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हर दिन रेलगाड़ी का क्वेश्चन होता है और वह किसी ना किसी एग्जाम का ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो ये चैप्टर आप एक बार पढ़ लें। पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो 2 बार उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि सबसे पहले हमें यह बातें छांट कर लिख लेनी है कि कौन से चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एग्जाम मतलब क्लियर होगा ही, क्योंकि एग्जाम निकालना एक अपने आप में कला है। कई बार आपने देखा होगा, आपका कोई मित्र होगा, कोई रिश्तेदार होगा कि इतना पढ़ता तो है नहीं लेकिन उसका एग्जाम क्लियर हो गया। नहीं, पढ़ते सभी हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई कि मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है आपके फेवर में है नहीं। तो उसके पीछे होती है एक बेहतर रणनीति। तो रणनीति बनाइए, सबसे पहले तो प्लानिंग कीजिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। उन चैप्टर की एक शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए और उन पर एक विशेष काम कीजिए। बाकी चैप्टर आप 2 बार रिवाइज करते हैं तो उसे करिए 4 बार। देखो, पढ़ना है तरीके से, एक बार पढ़ लो और बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कर लो। बात आ रही ना समझ में? तभी आप मंजिल, अब मंजिल है इस साइड और आप भागे जा रहे हैं इस साइड, तो टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगेगा, वो टाइम हमारे पास है नहीं।
टाइम देखते देखते पता नहीं पड़ेगा आपको, और आपका कब ना जाने कब आप ओवर एज हो जाएंगे। तो ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं ना, रेलगाड़ी का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आपको रिवीजन कर लेना है और हमारे चैनल पे जाके आप देख लेना, इसके लिए मैंने क्लास बनाई हुई है। ठीक, चलिए तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने बता दिया रेलगाड़ी जो है 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करती है। सिग्नल पोस्ट को पार करे, व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही चलती है। यानी कि इस 35 सेकंड में, इस 35 सेकंड में ट्रेन ने पार किया है किसको? सिग्नल को। सिग्नल की कोई लंबाई होती नहीं, आपको लिखना है 0 यानी कि 0। और बाद में यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, तो 78 सेकंड का समय लिया है किसे पार करने में? किसे पार करने में? पुल को। और पुल को पार कर रहे हैं तो पुल की लंबाई के बराबर भी चले होंगे, यानी कि 473 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रेलगाड़ी दोनों कंडीशन में वही थी। जिसने सिग्नल पोस्ट को पार किया है, ये वही रेलगाड़ी है जिसने पुल को पार किया है। जब एक रेलगाड़ी दो कंडीशन में पार करती है, इस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। आगे क्या करना है, कई बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। आपको लिखना है यहाँ समय का अंतर। 8 में से 5 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और 7 में से 3 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 43 सेकंड। समय का अंतर है 43 सेकंड। यहां दूरियों का अंतर क्या है? खंबे को जब पार किया था तो खंबे की कोई लंबाई नहीं थी, वहां लिखना है 0। और पुल को पार किया है, पुल की लंबाई आपको बताएगा, या प्लेटफॉर्म को जो भी उसकी, यहाँ मीटर में जो लंबाई आपको दे रखी है उसका अंतर आपको लिखना है। सबसे सटीक सॉल्यूशन है ये। तो 473 और 0 का अंतर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 473 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम है नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे। देखो कैसे। तो यहाँ समय का अंतर है 43 सेकंड और यहाँ दूरी में अंतर है 473 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 43 सेकंड में 473 मीटर जाती है। तो मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितना जाती है, यानी कि आप इसकी चाल बताओ मीटर प्रति सेकंड में। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 43 सेकंड में 473 मीटर का गैप आया, यहां जब 43 मीटर सेकंड का गैप आता है तो 473 मीटर का अंतर आ जाता है। तो 1 सेकंड में कितना? 43 से भाग कराएंगे। 43 एकम 43, 4 बच गया, 43 एकम 43, यानी चाल है 11 मीटर प्रति सेकंड। चाल किसी ने नहीं पूछी, हमसे तो पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। दोनों में से कहीं से भी आप निकाल सकते हो। आप उसको 35 सेकंड दौड़ा दो तो वो खंबे को पार कर जाएगी, और जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है, यानी कि 11 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, तो 35 सेकंड में जितना जाएंगे वही रेलगाड़ी की लंबाई है। तो फिर गुणा करा दीजिए। 11 पंचे 55, यहाँ आएगा 5, 11 तिया 33 और 5 हो गया अपना 38। 385 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। चलिए, और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये भी कमेंट में बीच बीच में आपको बताना है कि सर हमने अभी 4 के 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या इस क्वेश्चन में हम रह गए थे लेकिन अब हमने सीख लिया है। चलिए, जब तक आप इसे सॉल्व कीजिए तब तक मैं थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूं। चलिए, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मी लिन के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 होना चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक हैं, तो भाई औसत का क्वेश्चन है, कई बार किया होगा हमने। चलिए आज और कर लेते हैं। तो सभी का औसत तो उन्होंने बता दिया कि 75 है। 4 पेपर है, ये समझ जाओ, 4 परीक्षाएं देनी है उसको। तो पहली 3 परीक्षाओं के औसत उसने बता दिए। इसमें 79 79 है, यहाँ है 75, और तीसरे में है 71, चौथे का आपसे पूछ लिया है, और सभी का औसत दे रखा है कितना है? 75। ठीक है ना। तो सभी का औसत दिया है भाई 75, डेविएशन मेथड से हम इसे कर लेंगे। अब मन से नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि औसत दे रखा है 75। अब अपने मन से तब मानते हैं जब औसत ही हमसे पूछे। बात समझ रहे ना। तो अगर सबका औसत 75 है
तो ये 75 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, बस इतना कर लो। औसत का मतलब होता है हर एक परीक्षा में 75 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इसको भी कितने अंक लाने चाहिए ये हमसे पूछा है। तो आपको बस इतना देखना है कि ये 75 से कम है, तो आप कहेंगे नहीं सर कम नहीं है, ये तो ज्यादा है 75 से। ये 75 से ना कम है ना ज्यादा है, और ये 75 से कम है। तो बस एक बार आपको आपस में सभी की तुलना कर देनी है। 4 ज्यादा है 4 कम है, यानी हमें किसी के 4 रुपए देने हैं और उससे 4 रुपए लेने हैं, मतलब ना देना है और ना लेना है, हिसाब हो गया बराबर। यानी उसको सिर्फ लेके आना है 75, उसको लेके आना है 75, यानी कि चौथे विषय में आपको लेना चाहिए अंक 75। तो चौथे में से यही पूछा है, चौथी परीक्षा में उसका अंक कितना होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो दिया है उससे आपको डेविएशन करना है, यानी कि कितना ज्यादा 4, ना ज्यादा ना कम 4, और फिर इनको आपस में देख लेना है, धन 4 है ऋण 4 है, कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बचता तो हम इसमें जोड़ देते, कम बचता तो कम कर देते, है ना। तो कुछ भी नहीं बचा है, यानी 75 का 75 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए 7 संख्याओं का औसत 145 है। एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संख्या आपने हटा दी और औसत वही है तो हटाई गई संख्या क्या थी, 145 ही थी। ये कैसे हो गया सर जी? तो पहले तो आप औसत अच्छे से पढ़ लो, और औसत का मतलब होता है हर एक, औसत का मतलब होता है हर एक। तो औसत की सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे 7 संख्याओं का औसत 145 था, तो आप कितने भी 145 उसमें शामिल कर लो। आपने 4 संख्या और बुला ली और हर एक संख्या 145 है, तो हर एक संख्या 145 है, तो औसत क्या होता है, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसे ही 7 संख्याओं का औसत 145 है, यानी कि औसत मतलब हर एक संख्या 145 है। अब 145 अगर आप इसमें से एक निकाल भी दोगे तो 6 संख्याएं बचेंगी, तब भी वो कितनी रहेंगी, हर एक संख्या 145 ही रहेंगी। तो जितना औसत चल रहा है उतनी ही संख्या आप चाहे ग्रुप में शामिल कर लो, या उतनी ही संख्या 145 ही आप ग्रुप से निकाल दो, तो ना औसत बढ़ता है ना घटता है। तो उसने कहा ना, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, तो औसत वही तब रहेगा जब आप औसत की जितनी ही संख्या हटाओगे, या आप ग्रुप में जब शामिल करते हो और औसत की जितनी ही संख्या शामिल कर लेते हो, तब भी औसत वही रहता है। तो जब औसत वही रहता है तो जो औसत है यानी हटाई गई संख्या भी औसत के बराबर ही थी, 145। बात समझ रहे हैं ना? चलिए 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है? अरे भाई 125 तो साबुन ही थी, इनमें से 75 आपने कर ली उपयोग, तो कितनी बच गई? आप कहेंगे सर 50 बची, शेष कितनी बची हैं? 50। लेकिन यही बात आपको बताना है प्रतिशत में, 50 बच गई कितने में से? 125 में से। नीचे टोटल लिखते हैं, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 25 दूनी 50 होता है, 25 पंचे 125, 2/5 का मतलब होता है 40%। नहीं आता है एक बार और काट लेंगे, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 20 दूनी 40% हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। चलिए 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। सवाल का बच्चा है, पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका बच्चा है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी जब किसी खंबे को, सिग्नल पोस्ट को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। चाल दे रखी है 49 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 49 मीटर जाते हैं और 12 सेकंड में पार कर गए, मतलब 12 सेकंड दौड़े हैं। ट्रेन 12 सेकंड चली है और चली होगी खुद की लंबाई के बराबर, तभी तो हम कह सकते हैं कि उसने इसको सिग्नल पोस्ट को पार किया है। 9 दूनी 18, लास्ट में 8 चाहिए है, कहीं भी नहीं है, एक ही जगह है, देखते ही बता दो, 588 इसका आंसर है। पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट सब जगह अलग अलग थी। ठीक है ना? और अगर आपकी
इच्छा है गुणा कराने की तो करा लीजिए। 12 नम्मा 108, यहाँ जाएगा 10, 12 चौके 48 और 10 कर देंगे 58, तो 588 मीटर। ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में 1 सेकंड भी बचा पाते हैं किसी क्वेश्चन को फास्ट करके तो बचाना है, वह 1 सेकंड भी आगे आपको काम आएगा। ठीक है ना। चलिए, एक सम चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 560 सेंटीमीटर है। कहाँ आया था? आरपीएफ 2018। अच्छा क्वेश्चन था, लेके आया हूं। अब आपके एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ शब्द आया है दोस्तों परिमाप। अब आप देखेंगे अरे चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आया था, एडवांस आ रही है। भाई क्वेश्चन को देखो तो सही कि क्वेश्चन है क्या, देखते ही वहां छोड़ देते हैं आप। तो परिमाप होता क्या है? तो परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योगफल। परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। जब परि मतलब चारों तरफ, माप यानी कि मापन, चारों तरफ का मापन, घेरा कहलाता है परिमाप। यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ा है तो परिमाप आया है 560। तो ये तो हमारा अनुपात का क्वेश्चन हो गया। चार भुजाएं कैसी हैं? 2:3:4:5। तो योगफल कितना होगा? 5 4 9 3 12 और 2 14। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। परिमाप मतलब योगफल, उनके हिसाब से योगफल है 560, परिमाप मतलब योगफल, हमारे हिसाब से योगफल है 14। चाहिए क्या? छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तीनों इन चारों में सबसे छोटी भुजा है 2, यानी कि 2 की वैल्यू चाहिए। 14 एकम 14 चौके 56, शून्य का शून्य, 40 दूनी 80 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, ये लो भाई, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतनी ही धनराशि यानी कि 3000 रुपए का है, उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितनी धनराशि देनी होगी? कितने पेन खरीदना चाहता है? वह तो 15 पेन। तो आपको पहले एक पेन की कीमत मालूम होनी चाहिए। तो मैंने एक बार और कराया था ऐसा ही क्वेश्चन, आप क्या मतलब आप भूल ना जाए, इसलिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ उसी टाइप का। कहाँ आया था? एसएससी जीडी 2024 में आया था, तो रिपीट होगा क्वेश्चन। चलिए, 3 नोटबुक तो सिर्फ एन बना लेते हैं और 6 पेन, इनका मूल्य दे रखा है 3000 रुपए। उसके बाद उतनी ही धनराशि से यानी कि 3000 से, क्वेश्चन को समझना है, 12 पेन और 12 पेन और एक नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक उसने खरीदी है। तो हमें चाहिए है पेन की कीमत, यानी हमें पेन को यहां से काटना नहीं है। तो भाई आपको करना क्या है? जे किसके बारे में पूछा है? राजू क्या खरीदना चाहता है? पेन, यानी आपको पेन का मूल्य चाहिए है। तो पेन का मूल्य अगर आपको चाहिए है तो आपको नोटबुक से क्या करना है? यानी नोटबुक को आप यहाँ पे बराबर कर लो। यहाँ है 3, इसको 3 बनाना है, नीचे कराएंगे 3 का गुणा। तो होगा क्या? यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 नोटबुक, 12 तिया 36 पेन हो जाएंगे और 3 तिया 9000 हो जाएगा। हो गया ना। और इस लाइन का कोई मतलब रहेगा नहीं, किसका? बीच वाले का, क्योंकि हमने 3 से गुणा करके 3 एन बनाना था, 3 नोटबुक करना था, बराबर कर लिया, हटा दो। ये लो भाई हट गया। आप चाहे तो इसे दोबारा लिख लेना। और होता क्या है कि जब हम इस तरीके से इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये है धन का तो ऋण हो जाता है, ये ऋण हो जाता है, ये ऋण हो जाता है। तो धन से ऋण क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब ऋण 36 से 6 पेन गए तो यहाँ बच गया देखो अपना 30 पेन, और बचेगा ऋण का। ऋण 9000 से धन के 3000 गए तो यहाँ सामने बचेगा ऋण 6000। तो ऋण से ऋण देखो कैंसिल हो गया। 30 पेन है 6000 के, देखो 30 पेन है 6000 के, उसको चाहिए है 15 पेन। तो 30 पेन 6000 के हैं तो 15 पेन होंगे 3000 रुपए के। 30 पेन की कीमत 6000 है। अरे भाई तो 15 आधे है ना, तो आधे के आधे होंगे यानी कि 3000 रुपए। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसे आपको सॉल्व करना है। चलिए, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई अभी हमने सीखा कि औसत कब ना तो बढ़ता है ना घटता है। औसत कितना है? 32।
अगर हम 32 को ही हटा देते तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन हुआ क्या है कि औसत तो घट गया, यानी कि जो व्यक्ति गया है वह 32 भी ले गया है और बाकी लोगों के खाते से कुछ ना कुछ ले गया है, यानी कि औसत चल कितना रहा था 32, अब औसत कितना हो गया है, तो औसत हो गया है, पहले औसत हुआ करता था 32, अब औसत हो गया है 28, यानी कि औसत कितने से घट गया है, आप कहेंगे सर 4 से। तो हटाई गई संख्या आपसे पूछेगा, तो भाई अगर वो 32 ही हटाते तो ना औसत बढ़ता ना घटता, औसत की सबसे अच्छी बात। लेकिन अगर औसत घट गया है, यानी कि आपने 32 भी घटा दिया है और 32 से कुछ एक्स्ट्रा घटा दिया है, तो कितना एक्स्ट्रा घटा दिया है, बोले 4। औसत में कितने की कमी आ गई, 4। और लोग कितने बचे, कितनी संख्याएं बची हैं, 5 थी, एक हटा दी, संख्या बची है 4, यानी 4 चौके 16 और वो ले गया है, तो टोटल ले गया है 48, यानी हटाई गई संख्या थी 48। ठीक है ना, जीडी में आया है। औसत से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अच्छे से चैप्टर का रिवीजन करना है। चलिए ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होने वाला है कार्य और समय का। ठीक है, और आपको कमेंट करना नहीं भूलना है कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर सारे सही हो रहे हैं तो बधाई हो, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ठीक है ना, चलिए, यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, मतलब कि कितने लोग हैं, बाइंडर मतलब बाइंड करने वाले लोग हैं ये तो, यानी कि 72 लोगों ने कितने दिनों में, 22 दिनों में कितना काम किया है, तो जितना काम करते हैं वह लिखते हैं इनके बटे में नीचे, जो ये काम करते हैं या काम के बदले जो पैसा कमाते हैं हमेशा नीचे लिख देना। तो कितना, 720 किताबें बाइंड कर दी, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर चाहिए, हमें नहीं पता कितने चाहिए, हमने कह दिया x चाहिए, x बाइंडर चाहिए कितने दिनों में, दिन की जगह दिन, ये देखो बाइंडर की जगह मैंने खाली लिख दिया, x y जो लिखना है लिख दो, दिन की जगह दिन, किताबों की जगह किताबें, 660, काटा पीटी कर लो, बस हो गया आपका काम। 72 से 72 एकम शून्य का शून्य, और इस शून्य से इसको काट दोगे क्योंकि पक्षांतर करोगे वहीं जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहां बचा है देखो 22, नीचे का 66 जो है इस साइड आएगा, ऊपर आ जाएगा, वहां का जो 12 ऊपर है नीचे लाओगे, यहाँ नीचे आ जाएगा, गुणा में था इसलिए इस साइड लेके आए तो नीचे आ गया, और नीचे की जो संख्या थी भाग में बराबर के साइड लेके आए तो ऊपर आ गए, शून्य से शून्य मैंने इसलिए पहले ही काट दिया था, सामने बचा है x, काटा पीटी कर लो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 एकम, 2 से जाएगा 11 बार, 11 11 हो गया हमारा 121, यानी कि कितने बाइंडर चाहिए, 121 लोग चाहिए। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और सीरीज में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार जरूर आप मुझे बताएं। क्या है, जब आप बताएंगे कि हाँ सर हम लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ी अंदर से एनर्जी आएगी, और मतलब आपके द्वारा जो ये बातें आप लिखेंगे कमेंट में वो मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करेंगे, तो क्या है कि उससे और एनर्जी मिलती है। तो वैसे तो मैं एनर्जेटिक होके ही आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसा कर दें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो चलिए फिर, आप तो पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन, और मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आप एक दिन अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो चलिए फिर इसी तरीके से आप तैयारी करिए, अपन मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।